Digital JK Education Hub. So friends, in this video we are going to deal with important topics of in economy. So that topics are inflation, disinflation, deflation and reflation. So friends, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन से। तो इन्फ्लेशन का अगर सिंपल बोला जाए तो इसको ज़्यादातर हम जानते हैं महंगाई के नाम से। ज़्यादातर लोग इसको महंगाई बोलते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो इन्फ्लेशन है इसकी जो डेफिनेशन उसको देखते हैं। तो इन्फ्लेशन इज ए परसिस्टेंट और कंटिन्यूसली इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हम तभी बोल सकते हैं जब जनरल प्राइस लेवल जो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तब हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी चीज है हमारे पास, अगर हम मार्केट जाते हैं 2010 में अगर मार्केट जाते हैं तो वहां पे हम पेन लेने के लिए जाते हैं, अगर तो पेन की प्राइस हमें 2010 में ₹5 है, तो वही पेन अगर 2011 में जाते हैं मार्केट में लाने के लिए तो उसकी प्राइस जो होती है वो ₹10 हो जाती है। फिर से अगर वही पेन हम 2012 में जाते हैं मार्केट में लेने के लिए तो उसकी जो प्राइस होती है वो ₹15 हो जाती है। उसका मतलब ये है कि जो ये हमारा पेन था इसकी प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो जब किसी एक प्रोडक्ट की या किसी एक कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते। अगर जब इंक्रीज होगी प्राइस, जनरल प्राइस लेवल जब इंक्रीज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलेंगे अगर हम पेन की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो हम इसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर हम मार्केट जाते हैं तो 2010 में अगर पेन की प्राइस ₹5 थी, 2011 में ₹10 थी और 2012 में अगर फिर जाएंगे तो उसकी प्राइस फिर से ₹10 होगी। उसका मतलब यह है कि उसको भी हम इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते क्योंकि कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है। अब देखते हैं जनरल प्राइस लेवल। अब जितनी भी सिलेक्टेड कमोडिटीज होंगी जब उन सब का प्राइस इंक्रीज होगा तभी हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। अगर किसी एक कमोडिटीज की अगर प्राइस अगर या गुड्स किसी एक गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड सर्विसेज। सबसे पहले हम देखते हैं गुड हम उसको बोलेंगे जब हम मार्केट जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, उसको अगर हम पैसे देंगे तो वो सीधे हमें कुछ भी, हमें पेन लाना होगा, चॉकलेट लानी होगी, कुछ भी लाना होगा, वो हमें देगा हाथ में तो हम उसको टच करेंगे तो ले आएंगे। तो गुड्स हम उसको बोलेंगे जो टचेबल, जो टैंगेबल होती है। अब हम देखते हैं सर्विसेज। सर्विसेज हम उसको बोलेंगे जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो इनटेंगेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें सर्विसेज देगा। सर्विसेज कैसे देगा? जैसे हम उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो बोलेगा आप ये दवाई लो इससे फर्क होगा, ये दवाई लो इससे फर्क होगा। उसका मतलब वो हमें सर्विसेज दे रहा है, वो नहीं हमें मतलब उठा के जेब में या हाथ में रख रहा है ये करो आप तो इससे ठीक हो जाएगा, बल्कि हमें सर्विसेज दे रहा है। आई होप आपको ये गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसका एक डिसएडवांटेज है। जैसे अगर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि जो करेंसी होती है उसका जो परचेजिंग पावर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2010 में अगर हम ₹5 में एक पेन लाते थे, वही पेन अगर हम 2012 में जाएंगे ₹5 लेकर तो वो हमें पेन नहीं देगा क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गई है। तो जो वैल्यू इन ₹5 की 2010 में थी वही वैल्यू 2012 में या 2013 में इन ₹5 की नहीं है, क्योंकि 10 में हमें ₹5 में एक पेन आता था लेकिन अब 2012 में हमें ₹5 में वो पेन नहीं आएगा। उसका सीधे सीधे मतलब यही है कि जो हमारी करेंसी है उसका जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो गया है। आई होप आपको ये इन्फ्लेशन
का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो उसके बाद हम देखते हैं जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान के चलते हैं ये हमारा जनरल प्राइस लेवल है, ये हमारा जनरल प्राइस लेवल है। तो इसमें जितनी भी सिलेक्टेड कमोडिटीज होंगी उनकी जो प्राइस है फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं हम, ठीक है, जितनी डिमांड है और सप्लाई के हिसाब से, ठीक है। अब क्या होता है, अचानक से जो प्राइस होगी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब 2001 में भी बढ़ी, 2002 में भी बढ़ी, 2003 में भी बढ़ी, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। क्योंकि ये जो जनरल प्राइस लेवल है हमारा, ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब जनरल प्राइस लेवल जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जितनी भी सिलेक्टेड कमोडिटीज होती हैं, जितनी भी कमोडिटी, एक या दो या तीन कमोडिटीज किसी की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी या प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम नहीं इन्फ्लेशन बोलेंगे, क्योंकि जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा उसी को हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब क्या होता है, जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, प्राइस लेवल जब इंक्रीज होगा, अब जब प्राइस लेवल इंक्रीज होते होते, जब अब आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनकी वजह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे उसके पास रेपो रेट होता है, बैंक रेट होती है। अब वहां पे उनका क्या करेगा, वो उनको परसेंटेज उनकी बढ़ा देगा या कम कर देगा। अब क्या, जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, अब क्या करेगा वो, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो वहां पे वो रेपो रेट या बैंक रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर वो वहां से रेपो रेट या बैंक रेट को बढ़ाएगा, या उसके पास और भी टूल्स, ये दो नहीं होते, उसके पास जैसे एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, उनकी रेट को बढ़ाएगा। जब बढ़ाएगा तो उसका मतलब ये है कि वो बैंक्स जो होंगे, कमर्शियल बैंक, उनको जो लोन देगा वो ज्यादा परसेंट में देगा। तो अब लोन बैंक नहीं चाहेंगे कि अब ज्यादा आगे, अगर उनको आरबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट में रेट मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो वो अपने कस्टमर्स को भी ज्यादा ही इंटरेस्ट में देंगे। तो अब अगर लोन ज्यादा इंटरेस्ट में मिल रहा है तो हर एक बंदा प्रेफर नहीं करेगा कि मैं लोन लूं। अगर लोन ज्यादा बंदे नहीं लेंगे तो उसका मतलब सीधे यही होगा कि जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा। अब जब पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम होगी। अब सीधे इन्फ्लेशन अगर कम करेंगे तो सीधे जीरो पे तो नहीं आ सकती है। अब इन्फ्लेशन अगर कम होगी तो आस्ता आस्ता इन्फ्लेशन नीचे आएगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगी। एक बार जीरो पे इन्फ्लेशन नहीं आ सकती है। तो इन्फ्लेशन जब आस्ता आस्ता नीचे आएगी तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। इट इज द डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट, बट इन्फ्लेशन रेट इज स्टिल पॉजिटिव एंड अबव जीरो। जब इन्फ्लेशन रेट आस्ता आस्ता कम हो रही है तो अब नहीं, जीरो पे नहीं है अभी, क्योंकि जीरो पे अभी स्टिल पॉजिटिव ही है। इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। आई होप आपको डिसइन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब जब यही जो प्राइस लेवल हम मान के चलते हैं कि जीरो पे पहुंच गया, हम बोलते हैं इन्फ्लेशन खत्म होगी। अब इन्फ्लेशन जीरो पे आ गई, अब कोई इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। अब जब इन्फ्लेशन कम होगी, अब क्या होता है, जब ये जो प्राइस लेवल है, जब जो इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होता है वो डिफ्लेशन होता है। लेकिन इन्फ्लेशन का जो अपोजिट डिसइन्फ्लेशन नहीं होता, इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन होता है। अब क्या होता है, ये जो प्राइस लेवल है, ये जो पहले तो जब प्राइस इंक्रीज हो रही थी, प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, अब जब प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बिलो जीरो, अब हम इसको रिफ्लेशन बोलेंगे, सॉरी इसको डिफ्लेशन। डिफ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज बिलो जीरो और नेगेटिव। अब क्या होता है, जब, अब क्या होगा, जब इन्फ्लेशन में प्राइसेस जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, प्राइसेस ज्यादा थी, लोगों के पास ज्यादा पैसा था, वो ज्यादा चीज लेते थे। अब क्या होता है, अब इन्फ्लेशन, अब डिफ्लेशन में क्या होता है, जब लोगों के पास अब पैसा नहीं है, अब जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो अब वो चीजें खरीदेंगे नहीं, अब चीजें कम खरीदेंगे। अब लोग मार्केट कम जाएंगे, चीजें कम खरीदेंगे, तो अब क्या होगी, इसका इफेक्ट उस पे जब सप्लाई पे पड़ेगा। अब अगर सप्लाई पे पड़ेगा, अब लोग चीजें खरीद नहीं रहे हैं, तो अब कंपनियां जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है, वो अब प्रोडक्शन कम कर देंगी। अब वो अगर प्रोडक्शन कम करेंगी तो उसका इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, अब अगर कंटिन्यूसली ज्यादा टाइम के लिए अगर इन्फ्लेशन रहती है तो इसमें रिसेशन में, ये रिसेशन फिर इकोनॉमी, इसमें रिसेशन आता है। अब क्या करती है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है, अब डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब वो क्या करते हैं कि
बहुत सारी एक मॉनेटरी पॉलिसी, उनके पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनको बढ़ाते हैं, और फिर क्या करते हैं जो फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिजिकल पॉलिसी को, अब जैसे मॉनेटरी आरबीआई क्या करेगा, अब जो जैसे उसने इन्फ्लेशन में जो अपने टूल्स जैसे रेपो रेट्स, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इनकी जो इंटरेस्ट रेट थी इसको बढ़ा दिया था, अब सेम वैसे ही जब डिफ्लेशन होगी इसकी जो प्राइस लेवल, इसका जो इंटरेस्ट होगा इसको कम करेगा। आज जब कम करेगा तो बैंक, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे। अब अगर कमर्शियल बैंक, अगर उनको वहां से कम इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है तो वो आगे से कमर्शियल बैंक को भी, जो कमर्शियल बैंक होंगे वो आगे कस्टमर्स को भी कम रेट में लोन देंगे। अब रेट अगर कम देंगे तो फिर हर एक बंदा इंटरेस्ट मतलब वहां से बैंक से लोन लेगा, अगर लोन लेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, अब पैसा आएगा तो उनकी जो डिमांड्स होगी वो बढ़ेगी। अब जब क्या होता है, अब डिफ्लेशन जो आस्ता आस्ता कम हो रही है, अभी भी जीरो पे नहीं है, जब डिफ्लेशन आस्ता आस्ता कम हो रही है तब इसको हम रिफ्लेशन बोलेंगे। ये जो पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा लगाएगी, अब पैसा वो भी करेगी कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा चाहिए ताकि जो लोगों की डिमांड है वो बढ़ सके। अब इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिफ्लेशन। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको रिफ्लेशन और सॉरी इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और रिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं तो ये जो इन्फ्लेशन है इसको मेजर कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस ईयर। तो बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर हम उसको मान के चलते हैं कोई भी स्टेबल ईयर जिसमें कोई ग्लोबल रिसेशन ना आया हो, जिसमें प्राइसेस स्टैटिक प्राइसेस रही होंगी, उसको हम बेस ईयर मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो बेस ईयर है 2011-12 है। अब जब भी हम देखते हैं प्राइस को कंपेयर करते हैं, जो करंट ईयर होगा हमारा उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे बेस ईयर के साथ, फिर हम उसको देखते हैं कि कंपेयर करके देखते हैं कि प्राइस लेवल है जो इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जो कॉज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉज हैं, जैसे उसमें देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट फिर देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आरबीआई की, फिर देखेंगे फिजिकल पॉलिसी, अब गवर्नमेंट्स की फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को, जेके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।